सुरेश एक छोटे से गांव में रहता था और सब्जी बेचने का काम करता था। किंतु गांव में कुछ लोग ही सब्जी खरीदते थे। अधिकतर किसान अपने खेतों में उगी हुई सब्जियों का इस्तेमाल करते थे। सुरेश के परिवार में उसके माता पिता और उसकी एक बहन थी। बस बस बाबूजी, मैंने सोच लिया है, कल से मैं शहर सब्जी बेचने जाऊंगा। गांव में तो कुछ नहीं मिलता, इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू कर। सारे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। तू ये सब अच्छे से समझ सकता है और सोच सकता है। भैया, जब शहर जा ही रहे हो तो दो चार चीजें मैं लिख कर दे दूंगी, वो भी आते समय ले आना। यह लो भाई, गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। दोनों भाई बहन में हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगती है, पर सुरेश अपनी बहन से कहता है कि वह जरूर उसके लिए उसका सामान ले आएगा। अगले दिन सुबह सुरेश अपनी साइकिल पर थोड़ी थोड़ी कर कर काफी सारी सब्जियां लेकर शहर पहुंच जाता है और वहां पर सब्जियां सुंदर तरीके से लगाकर उन पर पानी का छिड़काव करने लगता है। वाह वाह, शहर कितना सुंदर है। सब्जी के राजा को यहीं पर रहना चाहिए। क्या कहो तुमने? फिर से कहो तो। कौन सब्जियों का राजा? लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, दिख नहीं रहा। मैं बैंगन सब्जियों का राजा हूँ, क्योंकि देखो मेरे सर पर ताज है। देखो तो ताज बता रहा है, ताज तो मेरे सर पर भी है। वह तो मेरे सर पर भी है, इसका मतलब मैं राजा हुई। तुम सब चुप हो जाओ। अगर कोई सब्जियों का राजा है तो वो मैं हूँ। करेले की बात सुनकर सारी सब्जियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। ये लो भाई, करेले को भी लगता है कि वो राजा है। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं करता। तुम्हें देखते ही सब लोग अपनी नाक बंद करने लगते हैं। तुम चुप करो काले कलूटे बैंगन, तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता। तुम सब चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि सब लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। मुझसे कितनी सारी चीजें बनती हैं। मैं कितनी सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर कर बनाया जाता हूँ। छोटे बड़े जवान बूढ़े सब मुझे पसंद करते हैं। मुझसे बनी हुई सारी चीजें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। चल चल, तू तो बहुत घमंडी हो चुका है। आजकल लोगों की सोच बदल गई है। अब वह लोग हेल्दी खाना चाहते हैं। मैं हूँ हेल्दी सब्जी, बच्चे भी मुझे बड़े चाव से खाते हैं। सब्जियों की आपस में लड़ाई हो रही थी। सुरेश सब्जी ले लो की आवाज लगा रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसने जितने तरीके से सब्जी रखी हुई थी वह बिखर गई है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो मैंने सारी सब्जियां ढंग से लगाई थी। सुरेश फिर से सारी सब्जियों को ढंग से लगाने लगता है। तभी एक औरत उसके पास आकर कहती है, बैगन कैसे दिया भैया? 40 रुपए किलो। फिर वह औरत सुरेश से बैगन खरीद लेती है। बैगन जाने से पहले सभी सब्जियों को जीभ चढ़ाता है। देखा, तुम लोगों ने मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। मैं तो चला किसी को खुश करने। और मेरे बैंगन, बाकी भाइयों, इन सबको छोड़ना मत। इनको दिखाना कि बैंगन ही सब्जियों का राजा है। वहां रखे बाकी के बैगन भी खुश हो जाते हैं। तभी एक आदमी आकर आलू का रेट पूछता है और 2 किलो आलू देने के लिए बोलता है। तुम लोगों में से एक बैंगन चला गया तो तुम चौड़े हो रहे थे। देखो, इस आदमी ने 2 किलो आलू मांगे हैं। इसका मतलब लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं हुआ सब्जियों का राजा। एक बैगन और कुछ आलू वहां से चले जाते हैं। बाकी बची हुई सब्जियां फिर आपस में लड़ने लगती हैं। ना मेरा तोरी, जो खाए वह रहे निरोगी। देखो तो ये भी उछल रही है, जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता है। तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं करता, गोल गोल टिंडे। और फिर से सब्जियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि सब्जियों का राजा कौन है।
सुरेश बार बार देख रहा था कि वह जितने भी तरीके से सब्जी रखने की कोशिश कर रहा था, सब्जियां बिखर रही थीं। क्या ये सारी सब्जियां अपने आप ही ये सब कर रही हैं? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर काम अच्छा है। देखते ही देखते सुरेश की आधी से ज्यादा सब्जियां सुबह सुबह ही बिक गईं। बची हुई सब्जियों में घिया, तोरी, भिंडी और बैगन रह गए और कुछ आलू। मानो या न मानो मेरे भाइयों, देखो सब्जियों का राजा तो मैं ही हूँ, इसलिए आज से तुम लोग मेरी बात मानोगे। हम नहीं मानते तुम सब्जियों के राजा हो। वह तो आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम ज्यादा बिक गए। सुरेश शाम को अपने घर पहुंच जाता है और बाकी की सारी बची हुई सब्जियों को गीले कपड़े में लपेटकर रख देता है। देखो देखो देखो, तुम लोग कितने कमजोर हो। तुम लोगों को हमेशा पानी से ढक कर रखना पड़ता है, और एक मैं हूँ जो आराम से खुले आसमान में रहता हूँ। भैया, मैंने जो सामान मंगाया था वो लाए? ओ मेरी छुटकी बहना, आज मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं वहाँ की मार्केट नहीं देख पाया। पक्का कल तेरे लिए सारा सामान लेकर आऊंगा। ये सब बातें तो होती रहेंगी सुरेश, पहले ये बता कि शहर में काम कैसा हुआ। माँ, गांव से तो बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले दिन मेरी इतनी कमाई हो गई जितनी गांव में 3 दिन में होती थी। बस अब तो मैंने फैसला कर लिया है, सब्जियां बेचूंगा तो शहर जाकर। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। बस आने जाने की दिक्कत होगी थोड़ी। हाँ बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। आज इतनी देर तक साइकिल चलाने से पैरों में दर्द हो रहा है। तभी सुरेश की बहन गर्म पानी ले आती है और अपने भाई को दे देती है। वह पैर डुबोकर बैठ जाता है। रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं कि सुरेश की आंख 4 बजे के करीब खुलती है। वह सारी सब्जियों को बोरियों में भरने लगता है कि तभी उसकी नज़र घिया और तोरी पर पड़ती है। वह हैरान था कि वह दोनों इंसानों की तरह लड़ रही थीं। ये देखकर सुरेश को यकीन ही नहीं हुआ। यह सब क्या हो रहा है? यह सारी सब्जियां पागल हो गई हैं। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि सब्जियों का राजा तो मैं हूँ। तुम तो चुप ही हो जाओ, सब्जियों का राजा मैं हूँ। नहीं नहीं, मैं सब्जियों का राजा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ। कल से हम लोग इसी बारे में बहस कर रहे हैं। सुरेश, तुम बताओ सब्जियों का राजा कौन है? मैं तो तुम लोगों की लड़ाई देखकर हैरान हूँ। सब्जियां भी लड़ती हैं। चलो, अगर बात सुरेश से पूछने की है तो सुरेश, तुम बताओ सब्जियों का राजा कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। सब्जियां तो बस सब्जियां होती हैं। कुछ लोगों को कोई सब्जी पसंद है तो कुछ लोगों को कोई और सब्जी पसंद होती है। लेकिन तुम मानते हो ना कि सब सब्जियों में मैं ही डलता हूँ। आलू से सबसे ज्यादा व्यंजन तैयार होते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ये बात इस बात का दावा नहीं करती कि तुम सब्जियों के राजा हो। सुरेश के ऐसा बोलते ही सारी सब्जियां मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। आलू को सुरेश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुंह फुलाकर बैठ जाता है। अच्छा, तुम सब लोग नाराज मत हो। तुम में कोई ना कोई तो राजा जरूर होगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक खेल खेलते हैं। जो उसमें जीतेगा वही सब्जियों का राजा होगा। क्या कहते हो तुम लोग? अरे वाह, ये हुई ना बात। जो जीतेगा वही सब्जियों का राजा होगा। तो ठीक है, इस बात का फैसला कल सुबह किया जाएगा। सुरेश सारी सब्जियां लेकर शहर चला जाता है। वहां पर पूरा दिन सब्जियां बेचने के बाद और अपनी बहन का सामान लेने के बाद वह घर आ जाता है और फिर से सब्जियों पर गीला कपड़ा रखकर उन्हें साइड में रखने लगता है कि तभी सारी सब्जियां बोल उठती हैं। तुम्हें याद है ना सुरेश, कल सुबह फैसला होना है कि हम में से सब्जी का राजा कौन है। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं 4 बजे ठीक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सब सब्जियां तैयार है ना? खाना खाकर सुरेश भी सो जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे वह सब्जियों के पास जाता है। तो तुम लोग मुकाबले के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं।
सुरेश सारी सब्जियों को छत पर ले जाता है। वहां उसने सारा इंतजाम कर लिया। एक रेस थी, एक ऊपर चढ़ना था और एक भारी बाल्टी में कूदना था। सबसे पहले रेस होगी। भिंडी, तोरी, घिया, बैगन, टिंडे और आलू, तुम सब लाइन में लग जाओ। सुरेश के कहते ही सभी लाइन में लग जाते हैं और सुरेश जैसे ही 1, 2, 3 बोलता है, सब लोग भागने लगते हैं। सबसे पहले भिंडी गिरती है, उसके बाद तोरी, फिर बैगन और फिर घिया। टिंडे और आलू आखिरी तक भागते हैं और आलू जीत जाता है। देखो भाई, इसमें तो आलू की जीत हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ही राजा हूँ। नहीं, अभी दूसरा मुकाबला बाकी है। अब तुम लोगों को इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ना है। सारी सब्जियां तैयार हो जाती हैं और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती हैं और उस पर चढ़ते ही सबसे पहले आलू गिरता है, फिर टिंडा, फिर बैगन, घिया और आखिर तक तोरी और भिंडी पहुंच जाते हैं। अब दोनों खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, हम राजा हैं, हम राजा हैं। अभी तीसरा मुकाबला भी होना बाकी है। तीसरे मुकाबले में सभी सब्जियों को बाल्टी के अंदर कूदना था और जैसे ही सारी सब्जियां उसके अंदर होती हैं, भिंडी और तोरी, आलू और टिंडे के कूदने से आलू टिंडा डूब जाते हैं और घिया और बैगन ऊपर तैरने लगते हैं। उसके बाद सारी सब्जियां लाइन में लग जाती हैं और सुरेश से कहती हैं कि अब बताओ, हम में से सब्जियों का राजा कौन है। जैसा कि सब लोगों ने देखा परिणाम क्या रहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी सब्जियां एक दूसरे के समान हैं। ना कोई राजा है, ना कोई गुलाम है। कहीं पर कोई सब्जी अच्छा काम करती है तो कहीं पर कोई और सब्जी अच्छा काम करती है। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अच्छा होगा कि तुम लोग इस बहस में मत पड़ो, क्योंकि तुम सभी सब्जियों के राजा हो। सुरेश से अपने बारे में अपनी तारीफ और बुराइयां सुनकर सभी सब्जियां सुरेश को सही परिणाम बताने के लिए धन्यवाद देती हैं। तो चलो मेरी सब्जियों के राजा, अब मुझे भी कुछ कमाने दो। और ये सुनकर सारी सब्जियां हंसने लगती हैं। सुरेश सबको लेकर मार्केट में चला जाता है और रोज की तरह सब्जियां बेचने लगता है। शालिनी एक गांव की लड़की थी। सचिन एक बार अपने दोस्त के यहाँ उनसे मिलने के लिए जब गांव जाता है तो शालिनी को एक ही नजर में पसंद कर लेता है। सीधी सादी सुंदर शालिनी सचिन को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो अपनी माँ को किसी तरह मनाकर शालिनी से शादी कर लेता है। शालिनी शादी के बाद शहर आ जाती है। सचिन के परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई कपिल, उसकी पत्नी नेहा, उसकी भतीजी स्वीटी थी। देखो शालिनी, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम भी हमारे घर के रीति रिवाज सीख जाओगी। आपके घर में जो चीजें हैं वो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करूंगी? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें सिखा देंगी और बाकी कुछ मैं सिखा दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है। देख लेना, थोड़े दिनों में तुम्हें सारी चीजें चलानी भी आ जाएंगी और तुम यहाँ पर एडजस्ट भी कर लोगी। शालिनी ने पहली बार गैस देखा था, फ्रिज देखा, माइक्रोवेव देखा। घर में हर चीज की सुख सुविधा थी, लेकिन शालिनी को उनके बारे में जरा भी पता नहीं था। तभी स्वीटी शालिनी के पास आकर बोलती है, चाची चाची, आपको पिज्जा बनाना आता है? मम्मी से पिज्जा के लिए बोलूंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। आप मेरे लिए पिज्जा बना दो। स्वीटी बेटा, पिज्जा क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। क्या बात कर रही हो चाची, आपको ये नहीं पता कि पिज्जा क्या होता है? बच्चे बच्चे को पता होता है कि पिज्जा क्या होता है। एक रोटी होती है और उस पर बहुत सारा चीज और सब्जी डाली जाती है। अच्छा अच्छा, उसको पिज्जा कहते हैं। तुम रुको, मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे लिए बनाने की। शालिनी रसोई में जाती है। एक रोटी बनाकर वो उस पर ढेर सारी सब्जी और मसाले डालकर ले आती है। चाची को तो पिज्जा बनाना भी नहीं आता। अरे शालिनी, ये क्या? तुम तो रोटी में सब्जी भर कर ले आई हो। तुम्हें नहीं पता पिज्जा क्या होता है? आजकल तो हर कोई पिज्जा खाता है और स्वीटी को तो इतना पसंद है कि मुझे हर दूसरे तीसरे दिन उसके लिए पिज्जा बनाना ही पड़ता है। दीदी, मैंने पूछा था स्वीटी से। स्वीटी ने कहा कि रोटी पर बहुत सारी सब्जी लगानी होती है और चीज लगाना होता है। मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या मांग रही है। हमारे गांव में ये सब चीजें नहीं होती। तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि तुम 18वीं सदी की लड़की हो।
खैर छोड़ो, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं स्वीटी के लिए पिज्जा बना दूंगी। नेहा शालिनी की तरफ देखकर हंसते हुए रसोई में चली जाती है। शालिनी को बड़ा बुरा लगता है। इतने में सचिन वहां आ जाता है। क्या हुआ शालिनी, तुम इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, स्वीटी ने पिज्जा मांगा था, मुझे पता ही नहीं कि पिज्जा क्या होता है। तो कोई बात नहीं, भाभी बनाकर दे देंगी। लेकिन शालिनी की आंखों के सामने बार बार नेहा का वो हंसता हुआ चेहरा आ रहा था, जिसमें शालिनी के प्रति हिकारत की भावना नजर आ रही थी। शालिनी को बहुत बुरा लग रहा था। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। कुछ दिन बाद नेहा अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाती है और कहती है कि मैंने उन सबके लिए एक पिज्जा पार्टी रखी है। शालिनी, आज मेरी बहुत सारी दोस्त किटी पार्टी के लिए घर आ रही हैं और मैंने पिज्जा पार्टी रखी है। बहुत सारे पिज्जा बनाने पर तुम तो मेरी मदद भी नहीं कर पाओगी। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। नेहा बहू, एक तो मुझे तेरा समझ में नहीं आता, जब देखो अपनी सहेलियों को घर बुला लेती हो, और अगर शालिनी को नहीं आता तो तुम उसे सिखा सकती हो। इतना भी मुश्किल तो नहीं है पिज्जा बनाना। मम्मी जी, अब इसको सिखाने बैठूंगी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं सारे पिज्जा बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। जब तुम्हें आता है बनाना तो घर में बनाओ, इतने फालतू के पैसे क्यों खर्च करती हो। शालिनी के सामने अपनी सास की बातें सुनकर नेहा को बुरा लगता है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। शालिनी भी छत पर कपड़े उतारने के लिए जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये पिज्जा किस बला का नाम है। तभी तेज हवा के झोंके से शालिनी के हाथ से सारे कपड़े गिर जाते हैं। वो हैरान थे कि हवा सिर्फ उसके कपड़ों को छूकर क्यों गई, कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। अरे माफ करना, मैं अपनी धुन में ही भागी जा रही थी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? एक सुंदर सुनहरे पंखों वाली परी को सामने खड़ा देख शालिनी हैरान हो जाती है और फिर संभल कर बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस कपड़े नीचे गिर गए हैं और नीचे पानी पड़ा था तो ये खराब हो गए हैं, अब दोबारा से धोने पड़ेंगे। माफ करना, मेरी दोस्त आगे निकल गई थी, मैं जल्दी में उनका पीछा कर रही थी, मैंने देखा ही नहीं और अचानक से तुम सामने आ गई। तुम चिंता मत करो, ये कपड़े तो अभी साफ हो जाएंगे। परी छड़ी घुमाती है और सारे कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। ये लो, तुम्हारे कपड़े साफ हो गए हैं। तुम मुझे बहुत सीधी सादी दिखाई दे रही हो। वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुमने किसी परी को देखा है, वरना लोग हमें ढूंढने निकल पड़ेंगे और फिर हम लोग कभी इस तरह घूम फिर नहीं सकेंगे। नहीं नहीं, तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी उदास होकर वापस मुड़ने लगती है कि तभी परी उसके कंधे पर हाथ रखती है। क्या हुआ, तुम बड़ी उदास दिखाई दे रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे कुछ चीजें बुरी लगी, उसकी वजह से मैं उदास हूँ। मैं गांव से आई हूँ, यहाँ शहर के तौर तरीके भी नहीं जानती और यहाँ का खाना पीना भी नहीं। मुझे तो पिज्जा बनाना भी नहीं आता, इसीलिए मेरी जेठानी मुझे हर समय नीचा दिखाती रहती है। बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो। ये लो, इस सीटी को अपने पास रखो और जब भी तुम्हारा पिज्जा बनाने का मन करे बस तुम इसे 4 बार बजा देना, पिज्जा तैयार हो जाएगा। तुम भी जानती हो कि पिज्जा क्या होता है? हाँ, हम भी जानते हैं पिज्जा क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हम रूप बदलकर धरती पर बनने वाली चीजों को भी खाते हैं। ये देखो, तुमसे बातों बातों में देर हो गई, मेरी सारी सहेलियां वापस आ गई हैं। तभी छत पर 4 और परियां आ जाती हैं। वो कुल मिलाकर 5 परियां थीं। शालिनी पहली बार परियों को देख रही थी। फिर परी बाकी सब परियों को शालिनी से मिलवाती है और शालिनी को सीटी देकर वो अपनी सहेलियों के साथ उड़ जाती है। शालिनी नीचे आती है तो नेहा को परेशान हालत में इधर से उधर घूमते हुए देखती है। तभी उसकी सारी सहेलियां भी आ जाती हैं। अरे वाह नेहा, तुमने तो आज ड्राइंग रूम बहुत सुंदर सजा रखा है। अरे, ये तुम्हारी देवरानी है ना? हाँ हाँ, इनसे मिलो, ये शालिनी है, सचिन की वाइफ। अरे, ये तो दिखने में ही सीधी सादी लग रही है। तुमने सही कहा, इस बेचारी को कहाँ पता होगा कि पिज्जा क्या होता है। ये बोलकर नेहा की सहेली हंसने लगती है। बाकी सारी सहेलियां भी उसकी हंसी में साथ हो लेती हैं। शालिनी छत से उतारकर लाए हुए कपड़े लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है कि तभी नेहा वहां आती है। यहाँ क्यों आकर बैठ गई हो? मेरी सहेलियों के पास आकर बैठो और थोड़ी मेरी मदद कराओ, अभी तो मुझे पिज्जा भी ऑर्डर करना है। शालिनी हाथ में परी की दी हुई सीटी को देखकर सोचती है, क्यों ना मैं ही जाकर पिज्जा बना लूं। दीदी, बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, मैं पिज्जा बना देती हूँ। तुम पिज्जा बनाओगी? ओह माय गॉड शालिनी, जो तुमने उस दिन स्वीटी को बनाकर दिया था उसे रोटी सब्जी कहते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, अच्छा बना तो ठीक, नहीं तो फेंक देना।
ना बाबा ना, मैं तो बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगी, तुम्हें तो पिज्जा का पी भी नहीं पता। नेहा अपने दोस्तों के साथ जाकर चाय पीने लगती है। तभी शालिनी रसोई में जाती है और परी को याद कर वो 4 बार सीटी बजाती है और देखते ही देखते वहां पर पिज्जा तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये होता है पिज्जा। ऐसा करती हूँ 2-4 पिज्जा और बना लेती हूँ, नेहा दीदी को भी तो पता चले कि मुझे भी पिज्जा बनाना आता है। शालिनी 4 बार सीटी बजाती है और वहां पर कई पिज्जा आ जाते हैं। पिज्जा की खुशबू बाहर तक आ रही थी। पिज्जा की खुशबू आते ही नेहा रसोई में आकर देखती है। शालिनी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी इतने सारे पिज्जा, कोई जादू वादू सीख लिया है क्या? आप अपने दोस्तों को पिज्जा खिलाओ, मैं स्वीटी और माजी के लिए ले जाती हूँ। नेहा की सभी दोस्तें पिज्जा खाकर खुश होती हैं और उधर स्वीटी भी अपनी चाची के हाथों का पिज्जा खाकर बोलती है, वाह चाची, आपने तो बाजार से भी अच्छा पिज्जा बनाया है। तभी कपिल और सचिन भी घर आ जाते हैं। पिज्जा की खुशबू से घर महक रहा था। क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिज्जा रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। क्या अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी, क्या पिज्जा बाहर से मंगाया है? नहीं नहीं, पिज्जा तो शालिनी ने बनाया है तुम्हारी तरह। मैं भी हैरान हूँ, इतना अच्छा टेस्टी पिज्जा मैंने आज तक नहीं खाया, बाहर भी ऐसा नहीं मिलता। क्या बात है शालिनी, सबको पिज्जा खिला रही हो, हमारे लिए नहीं बनाओगी? आप दोनों भी बैठिए, मैं आपके लिए भी पिज्जा लेकर आती हूँ। शालिनी रसोई में जाती है और सीटी बजाती है। सीटी बजते ही वहां पर पिज्जा तैयार होते हैं, लेकिन पीछे सचिन खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। ये कैसे कमाल है शालिनी, तुमने सीटी बजाई और पिज्जा आ गया? जरा धीरे बोलो, मैं आपको बताती हूँ। फिर शालिनी छत पर परी के साथ हुई सारी बात सचिन को बता देती है। क्या बात है शालिनी, सचमुच में तुमने परी को देखा? चलो अच्छा ही हुआ, अब तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हें पिज्जा बनाना नहीं आता। सचिन वहां पर रखे हुए पिज्जा में से एक पीस उठाकर खाता है और शालिनी को भी खिलाता है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको पता है आज मैंने पहली बार पिज्जा खाया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा दिल करे, स्वीटी का दिल करे या घर में किसी को भी पिज्जा खाना हो, तुम बस सीटी बजा देना। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। शालिनी कपिल के लिए भी पिज्जा लेकर आती है। नेहा की सभी दोस्तें अब पार्टी करके जा चुकी थी। घर के सभी लोग बैठकर शालिनी की तारीफ कर रहे थे। सचमुच में शालिनी, तुमने तो बड़ा ही कमाल का पिज्जा बनाया। मैं जानती थी तुम जल्दी ही सारे काम सीख जाओगी। सचिन शालिनी की तरफ और शालिनी सचिन की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं।